अध्याय 295 एक और बातचीत। पहले रोहित ने मान लिया था कि पिंकू एक भूत नियंत्रक बन गया था जो एक भयंकर भूत के साथ विलय कर गया था, जिसके विचार और इच्छा बदल गए थे। पूरा व्यक्ति चरम हो गया, विभिन्न नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा दे रहा था। यही वजह थी कि उसने अकारण ही उस पर नज़र डाल दी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला बिल्कुल नहीं है। पिंकू ने अनजाने में एक भूत का सामना किया था और उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार विफल रहा। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उसकी यादें फिर से लिखे जाने के भाग्य से बच नहीं सका। हालांकि परिणाम समान था, प्रक्रिया नहीं थी। वह हमेशा एक भूत नियंत्रक बनना चाहता था, अलग होने की उम्मीद कर रहा था। उसने कभी भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। रोहित का भाव अनिश्चित रूप से बदल गया। उसने अब पिंकू को उस पर हमला करने के लिए दोष नहीं दिया। जैसा कि उसने देखा, इसने उसके लिए भूत को कैद करने का एक अवसर पैदा किया। हालांकि उसने अवसर का फायदा नहीं उठाया। नहीं, अधिक सटीक होने के लिए रोहित को उस भूत द्वारा रोका गया था। भूत क्षेत्र को खोलने की क्षमता के बिना वह पिंकू को फंसा नहीं सका। उसमें विफल होने पर वह पिंकू को अपने पास नहीं रख सका, खासकर जब उस चीज ने अब तक कई लोगों की यादें एकीकृत कर ली थीं, जो बुद्धिमत्ता के साथ एक प्राणी में बदल गई थी जो उससे बचने का तरीका अच्छी तरह से जानती थी, और अगर वह संपर्क करता भी तो वह अत्यधिक सावधान रहता। नहीं, पिंकू ने वास्तव में एक उद्देश्य पूरा किया। उसने मुझे महसूस कराया कि कुछ गलत है और मुझे बताया कि उसके साथ क्या हुआ, जिससे मैं सतर्क हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसने मुझे ये भी याद दिलाया कि भूत कुछ भयानक करने की फिराक में है। रोहित ने फर्श पर बिखरे हुए नोटों को देखते हुए सोचा। पिंकू पर एक भयंकर भूत ने हमला किया था, और अगर वह भूत को नियंत्रित नहीं कर सका तो उसकी व्यक्तित्व का इतने लंबे समय तक बरकरार रहना समझ में नहीं आता। या शायद कुछ बदलाव थे जिनके बारे में उसे खुद पता था। रोहित ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन यहाँ समय बर्बाद न करने का फैसला किया। उसने सफाई की, बिखरे हुए नोट्स को एक बक्से में पैक किया, फिर घर से अपनी परवाह वाली कुछ व्यक्तिगत चीजें लीं, 1 साल का किराया छोड़ दिया, दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। अगर मालिक अभी भी जिंदा था तो उसे यह आखिरी किराया मिलना चाहिए। वह भविष्य में यहाँ वापस नहीं आएगा, भले ही जगह अब भूतिया न हो। मैं जयपुर शहर में एक चक्कर लगाऊंगा। पिंकू ने अभी तक शहर नहीं छोड़ा होगा। कुछ भाग्य के साथ मैं उसे ढूंढने में सक्षम हो सकता हूँ, रोहित ने खुद से सोचा। हालांकि ज्यादा उम्मीद नहीं थी, उसने महसूस किया कि कोशिश करना आवश्यक था। भूत क्षेत्र को सक्रिय करके गाड़ी चलाते हुए रोहित की कार भयानक ढंग से शहर के हर कोने में चलती रही। इस क्षण में उसने एक भूत नियंत्रक के रूप में कर्तव्य की भावना महसूस की और एक व्यापक गश्त शुरू कर दी। अगर कोई अलौकिक घटना होती तो वह निश्चित रूप से उन्हें पकड़ लेता। और भले ही वह पिंकू को नहीं ढूंढ पाता, जयपुर शहर की वर्तमान स्थिति की पुष्टि करना आवश्यक था। रोहित, मुझे कुछ मिला है। पूनम की आवाज़ अचानक सैटेलाइट लोकेटेड सेलफोन से आई। पिंकू के परिवार की स्थिति क्या है? पूनम ने रिपोर्ट दी। उसके माता पिता अभी भी जिंदा हैं। उसके पिता शहर से बाहर एक व्यावसायिक यात्रा पर हैं, जबकि उसकी मां घर पर बच गईं। हालांकि कई अन्य रिश्तेदार लापता हो गए हैं। जयपुर शहर में लापता होने का मतलब मौत था। मैं समझ गया। खोज जारी रखो। पहले की तरह अगर कोई खबर हो तो मुझसे संपर्क करना, रोहित ने फोन काट दिया। वास्तव में पिंकू की यादें छेड़छाड़ की गई थीं। इन परिस्थितियों में उसके माता पिता जीवित थे या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। अपनी वर्तमान याददाश्त में उसने शायद मान लिया कि उसके माता पिता मर चुके हैं। अगर उसने अपने माता पिता को अपनी आंखों से भी देखा तो वह उन्हें पहचान नहीं पाएगा। शाम तक रोहित की खोज से कुछ नहीं मिला था। उसने एक बात की पुष्टि भी की, जयपुर शहर वर्तमान में बहुत सुरक्षित था, जिसमें एक भी असामान्य घटना नहीं हो रही थी। जब तक कोई अस्थायी आबादी कोई असामान्य इकाई नहीं लाती, जयपुर शहर को अब सार्वजनिक व्यवस्था के कुछ मुद्दों को छोड़कर दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक के रूप में गिना जा सकता है। विडंबना उससे छिप नहीं सकी। एक शहर जिसने एक अस्तरीय असामान्य घटना का अनुभव किया था, अब पृथ्वी पर एक दुर्लभ सुरक्षित क्षेत्र बन गया था। हालांकि जयपुर शहर के बाहर रोहित को कुछ विचित्र मिला। राजमार्ग पर उत्तर की ओर एक खून से लाल तालाब दिखाई दिया, जिसके भीतर शरीरों के अस्पष्ट चित्र उछल रहे थे और भीग रहे थे। उसने डेटा की जांच की थी और पिछली घटना से उसकी तुलना की थी। वह पुष्टि कर सकता था कि रक्त कुंडरोनी की मृत्यु के बाद छोड़ा गया था, क्योंकि वह राजमार्ग से ज्यादा दूर नहीं, उत्तर की ओर तेजी से भागा था, इससे पहले कि वह भयंकर भूत के सामने गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। कुछ देर तक इसका अवलोकन करने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि यह एक विरल आबादी वाले क्षेत्र में शांतिपूर्वक स्थित लग रहा था, रोहित ने उस रक्तकुंड में जो कुछ भी था उसे उकसाने के खिलाफ फैसला किया।
दुनिया में अलौकिक घटनाओं के अधिक बार होने के साथ उसके प्रत्येक कार्य को तत्काल मामलों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जहां तक कम खतरे की रहस्यमय घटनाओं का सवाल है, वे जोखिम के लायक नहीं थीं। कोई भी जाहिरा तौर पर हानिरहित संस्थाओं की हानिरहितता की गारंटी नहीं दे सकता था। एक गलत कदम का कोई सहारा नहीं था। और रोनी के भूत रक्त की उसकी समझ के आधार पर ऐसा लगता था कि इसमें अन्य सभी भूतों को दबाने की क्षमता थी। बहुत परेशानी वाली बात, इसलिए मैं फिलहाल संपर्क नहीं करना चाहूँगा। मैं गुवानजियांग आवासीय परिसर लौट आया। जगह तेज रोशनी से जगमगा रही थी। पास के निर्माण स्थल रात दिन काम कर रहे थे, सुरक्षित घर के लिए शेष सुरक्षा उपायों को जल्द से जल्द पूरा करने की जल्दी में थे। श्रवण ने इसे कम से कम समय में पूरा करने का दृढ़ संकल्प लिया था। सुरक्षा के समय में खतरे के लिए तैयार रहना सबसे अच्छा है, खासकर ऐसी बड़ी घटना से गुजरने के बाद। मैं मौत के साथ एक करीबी मुलाकात से बचने की भावना को समझ सकता था। रोहित, क्या हुआ? मैंने पहले तुम्हारी कार का बोनट खुला देखा। क्या तुम्हारा कोई दुर्घटना हुई? मानसी ने अंदर आते ही पूछा और ध्यान दिया कि बाहर खड़ी कार में कुछ गड़बड़ थी। बस थोड़ी परेशानी में पड़ गया। अगर तुम्हें और कुछ नहीं करना है तो मुझे कागज़ के इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ने और उन्हें ठीक से चिपकाने में मदद करो। उन्हें मिलाना मत, उनमें अभी भी कुछ जानकारी हो सकती है जिसकी मुझे ज़रूरत है। रोहित ने कॉफ़ी टेबल पर एक गत्ते का डिब्बा रखते हुए कहा। मैंने पिंकू के नोट्स पर केवल एक प्रारंभिक नज़र डाली थी। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मैंने कोई सुराग नहीं छोड़ा है। इसे मुझ पर छोड़ दो, वह तो बस एक सेल्सवुमन है, वह क्या जानती है? आलिया ने अपनी क्षमता का वचन देते हुए कहा। मैं प्राथमिक विद्यालय में थी जब पहेली प्रतियोगिताओं में दूसरे स्थान पर आई थी। क्या बड़ा चढ़ाकर बताने वाली बात है? मैं तो बच्चे के गाने की प्रतियोगिता में पहला स्थान भी जीता था जब मैं बच्चा था। क्या तुमने मुझे दिखावा करते देखा? क्या तुम चाहती हो कि मैं 2 पंक्तियां गाऊं? रोहित ने उसे गंभीरता से देखा। मानसी ने थोड़ा शर्मिंदगी से कहा, मैं तुम्हारे लिए मरम्मत की दुकान से संपर्क करने जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कार जल्द से जल्द ठीक हो जाए। रोहित ने सिर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे 5वीं मंजिल पर चला गया। उसने अपनी डेस्क पर 5वीं मंजिल पर एक वॉयस रिकॉर्डर पेन उठाया और कहा, आज मेरा पिंकू से सामना हुआ। भूत छाया की क्षमताओं की प्रभावशीलता विशेष रूप से स्पष्ट नहीं है। हालांकि भूत छाया की एक बांह को भाला में बदलना ताबूत की कील की जगह ले सकता है। हमले के दौरान भयंकर भूतों द्वारा आसानी से धोखा दिया जा सकता है, जो इसे बहुत जोखिम भरा बनाता है और विफल होने की संभावना है। इसलिए मैं इसे उपयोग करने की सिफारिश नहीं करता जब तक कि यह आपातकाल न हो। कफन के प्रभाव का अनुकरण करने के लिए भूत छाया से अपने शरीर को ढकना काफी प्रभावी लगता है, जो भयंकर भूतों के हमले का सामना करने और प्रारंभिक संपर्क के दौरान मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है। भूत छाया भी भूत क्षेत्र को सक्रिय करने में सक्षम लगती है, लेकिन सीमा बड़ी नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें सिर की कमी है। यह एक अधूरा भूत छाया है और पुनर्जीवित होने के बाद भी इसमें अभी भी दोष हैं। रिकॉर्डिंग के बाद रोहित ने पेन नीचे रख दिया। हाल ही में मैं भयंकर भूतों की क्षमताओं को व्यापक रूप से विकसित करने की कोशिश करते हुए विभिन्न प्रयोग कर रहा हूं। कई मूर्खतापूर्ण प्रयास हुए हैं, लेकिन कुछ सफल भी हुए हैं। पिंकू के मामले के कारण मैं इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूं। इस छिपे हुए खतरे को खत्म करने और पिंकू का बदला लेने के लिए बहुत विचार के बाद मैंने दीवार में छिपी हुई त्वचा के कागज वाले बक्से को बाहर निकालने का फैसला किया। अलौकिक घटनाओं के सामने मैंने इस भयानक त्वचा के कागज का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। तब मेरे पास उससे बातचीत करने के लिए उत्तोलन की कमी थी, इसलिए मैं केवल इस भूतिया चीज पर विश्वास करने की कोशिश कर सकता था। परिणाम ये हुआ कि त्वचा के कागज ने सफलतापूर्वक एक भूत को निगल लिया। हालांकि इस बार भूत दर्पण के सामने लटकने के साथ, चूंकि मुझे विधि पहले ही मिल गई थी, इसलिए त्वचा के कागज ने फायदा नहीं उठाया। रोहित धीरे धीरे समझ रहा था। सीधे संपर्क से बचने के लिए उसने विशेष रूप से बनाए गए दस्ताने का एक जोड़ा भी पहना। उसने त्वचा का कागज फिर से बाहर निकाला। उसने इसे मेज पर सपाट बिछाया। गहरे भूरे रंग का कागज नरम था, फिर भी एक ठंडा एहसास पैदा कर रहा था, जिसमें धब्बेदार निशान थे जो इसे बहुत पुराना दिखा रहे थे। पहली नज़र में इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन यह वास्तव में भयानक और डरावना था। कम से कम मैंने इसे सबसे विचित्र चीज़ माना जिसका मैंने अलौकिक घटनाओं के अपने सभी अनुभवों में सामना किया था। मेरा नाम रोहित है और अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं पहले ही मर चुका हूँ। हालांकि मैं भूखे भूत की घटना से बचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था, मैंने महसूस किया है कि ये दुष्स्वप्न का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। अगर तुम अभी तक जयपुर शहर से नहीं निकले हो तो शायद सब कुछ बदलने का अभी भी मौका है।
त्वचा के कागज पर शब्द धीरे धीरे दिखाई देने लगे और अंततः एक वाक्य बन गया। बकवास बहुत हो गई, क्या तुम अपनी शुरुआती पंक्तियां बदल नहीं सकते? हमेशा मेरी मौत के बारे में लिखते रहते हो, क्या तुम मुझे निराश महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो ताकि मुझे जीवित रहने के लिए तुम्हारी बात माननी पड़े? रोहित ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि मेरे सामने आने से पहले तुमने कितने लोगों को धोखा देकर मार डाला। लेखन रुक गया और कोई और संदेश सामने नहीं आया। मुझे बताओ कि पिंकू कहाँ है और उस भूत का क्या मामला है। मैं तुम्हारे साथ सहयोग में अगला कदम उठाने पर विचार कर सकता हूँ। रोहित ने सीधे बातचीत शुरू की, बेशक बिना किसी ईमानदारी के। ये सब पहले जानकारी हासिल करने के बारे में था। त्वचा के कागज पर शब्द तेजी से गायब होने लगे, जैसे कि उन्हें तेजी से मिटाया जा रहा हो। फिर वह एक बार फिर शांत हो गया। ऐसा लगा कि यह रोहित, बड़ा धोखेबाज, को नज़रअंदाज कर रहा था। काफी घमंडी हो, है ना? रोहित ने कहा, अगर तुम इतने गरिमापूर्ण हो तो क्या मैं तुम्हें 1000 मीटर भूमिगत भेज दूं? 1000 साल तक दिन का प्रकाश देखने के बारे में भी मत सोचो, 10,000 की तो बात ही छोड़ो। इस त्वचा के कागज में एक बड़ी खामी थी, ये केवल जानकारी प्रदर्शित कर सकता था। किसी भी अन्य चीज के लिए इसे किसी और पर निर्भर रहना पड़ता था। ये कुछ हद तक उस भूत के समान था जिससे अंकुश ने निपटा था। केवल अंकुश की शुरुआत बहुत खराब थी। उसका पूरा परिवार मर गया और भूत ने उसकी घातक कमजोरी को पकड़ लिया, जिससे उसके पास एक अंधेरे रास्ते पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, और अंत में किसी तरह उसने बंदूक निगल ली और आत्महत्या कर ली। अगर यह एक बेहतर शुरुआत होती तो अंकुश की क्षमताओं के साथ परिणाम वह नहीं होता जो था। अध्याय 296 सूचना मार्गदर्शन। एक ऐसी स्थिति में जहां वह आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था और डर के बिना था, रोहित ने मानव त्वचा के चर्मपत्र की कमजोरी को पकड़ लिया, एक फायदा जो उसके पास अब तक इस भयानक वस्तु से निपटने में था। यदि कोई अलौकिक घटनाओं में शामिल होता तो यह मानव त्वचा का चर्मपत्र अक्सर लोगों की जीवित रहने की इच्छाशक्ति का फायदा उठाता था, आमतौर पर हावी रहता था। यह एक खतरनाक जुआ था। रोहित जानता था कि अगर वह हार गया तो उसका भाग्य अंकुश से भी बदतर हो सकता था। लेकिन वैश्विक स्तर पर अलौकिक घटनाओं के फैलने के साथ किसी के पास भी भविष्य की गारंटी नहीं थी। वस्तु को रखने से उसकी आत्मसंरक्षण में बस थोड़ा और आत्मविश्वास जुड़ जाएगा। पिंकू के नोट्स ने रोहित को उत्तेजित कर दिया था, जो उस भूत को पिंकू की पहचान के तहत बाहर भटकते हुए एक और पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसी विचित्र चीज को कैद किया जाना था। बातचीत जारी रही। रात हो गई और 5वीं मंजिल के बाहर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। रोहित को अंधेरे से डर नहीं था। उसने एक दीपक जलाया और जवाब की तलाश में मेज पर बैठ गया। धमकियां प्रभावी लगती थीं। जो मानव त्वचा का चर्मपत्र थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था, वह फिर से बदलना शुरू हो गया। पाठ की एक पंक्ति सामने आई, मैं पिंकू की स्थिति से अनजान था। जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी वर्तमान स्थिति बहुत खास है। हालांकि मैं वास्तव में उसकी मदद करना चाहता हूं, मैं उस समय अपनी क्षमताओं के साथ ऐसा करने में असमर्थ था। मैंने भूत का स्थान खो दिया है और उसे सटीक रूप से ढूंढ नहीं सकता। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मुझे थोड़ा समय दिया जाए तो शायद मैं उसका ठिकाना ढूंढ सकता हूं। उस पंक्ति के नीचे 3 शब्द दिखाई दिए, 1 महीना। इसे पढ़कर रोहित का भाव गहरा हो गया। यह मानव त्वचा का चर्मपत्र धोखे से भरा हुआ था। वह चाहता था कि वह 1 महीने तक इंतजार करे, और तब तक पिंकू अज्ञात स्तर की कठिनाई तक विकसित हो चुका होगा। निश्चित रूप से अब जितना आसान नहीं होगा। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्तरीय अलौकिक घटना का मुख्य पात्र, भूत शिशु, 2 महीने से भी कम समय तक बढ़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह चीज़ उसकी भूत आंख को दबाने में सक्षम थी। लाल कागज के सामने वह भूत क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता था। क्या तुम समय खरीदने की कोशिश कर रहे हो? रोहित ने ठंडे ढंग से पूछा, गहरे भूरे रंग के मानव त्वचा के चर्मपत्र को घूरते हुए। मानव त्वचा के चर्मपत्र पर लेखन धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। जल्द ही सारी जानकारी भयानक ढंग से मिटा दी गई और शांति एक बार फिर बहाल हो गई। तुम्हारी सौदेबाजी की शक्ति अभी अपर्याप्त है। मैंने सिर रहित भूत छाया में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, और भूत आंख को नियंत्रित करके भयंकर भूत के पुनरुत्थान का समय बहुत विलंबित हो जाएगा। जब तक मेरे साथ कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, मुझे अगले कुछ वर्षों या यहाँ तक कि 10 वर्षों तक भूत के पुनरुत्थान की चिंता नहीं करनी चाहिए, जब तक कि भूत छाया अपनी मृत अवस्था से फिर से जागृत न हो जाए। रोहित ने कहा, दूसरे शब्दों में, तुम अभी मेरे लिए अपरिहार्य नहीं हो। अगर तुम पर्याप्त मूल्य नहीं दिखा सकते तो मैं तुम्हें 10 लाख मीटर भूमिगत दफनाने के बारे में मजाक नहीं कर रहा था। फांसी द्वारा आत्महत्या की परीक्षा से गुजरने के बाद उसने महसूस किया कि उसके पास मानव त्वचा के चर्मपत्र की जरूरत को छोड़ने की पूंजी है।
बेशक जो उसे नहीं पता था वह ये था कि फांसी द्वारा उसकी आत्महत्या के दौरान मानव त्वचा के चर्मपत्र के पास एक अवसर था जिसे उसने खो दिया। रोहित ने उस समय इसे अपने पास नहीं रखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, चाहे तुम भविष्य की जानकारी के लिए एक वाहक हो या एक अज्ञात भूत, मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 सेकंड देता हूं। अगर मुझे वह जानकारी नहीं मिली जो मैं चाहता हूं, तो तुम मेरे लिए बेकार हो जाओगे और मुझे तुम्हें पूरी तरह से दफनाने में कोई झिझक नहीं होगी। रोहित खड़ा हो गया और पर्याप्त प्रभुत्व दिखाते हुए मानव त्वचा के चर्मपत्र को घूरने लगा। उत्तरजीविता की समस्या को हल करने के बाद कई जाहिरा तौर पर कठिन विकल्प वास्तव में प्रयास के बिना हल किए जा सकते हैं। तो इस भयानक बातचीत में उसके पास हाथ था। रोहित ने अपने फोन पर समय की जांच की और गिनना शुरू कर दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड के बाद शांत मानव त्वचा के चर्मपत्र ने लेखन प्रकट किया। अगर मुझे जवाब नहीं मिल सकता है तो शायद गणतंत्र के उस पुराने हवेली का दूसरा कमरा मुझे वह सब कुछ दे सकता है जो मैं चाहता हूं। रोहित के सामने एक सूचना सुराग दिखाई दिया। पुराने हवेली का दूसरा कमरा। रोहित की निगाह अचानक केंद्रित हो गई। वह मदद नहीं कर सका लेकिन आवासीय परिसर के पीछे की दिशा में देखा। वहां एक गणतंत्र युग का एक प्राचीन घर नवीनीकृत किया जा रहा था जो केवल 3 कमरों को छोड़कर खाली था। आखिरी कमरा में रोहित ने भूत दर्पण की खोज की थी। ये वही चीज थी जिसने उसे भूखे भूत की घटना से बचने दिया था और असाधारण मूल्य और विचित्रता की एक वस्तु भी थी। लेकिन आखिरी कमरे में भूत दर्पण के अलावा पहले और दूसरे कमरों में अज्ञात रहस्य थे। उसने उस समय उन्हें खोजने का फैसला नहीं किया था क्योंकि रोहित को लगा कि वहां महान आतंक छिपा हो सकता है और अगर उसने निश्चितता के बिना आगे खोजने की कोशिश की तो वह अपनी हद से आगे निकल सकता था। सावधानी बिल्कुल आवश्यक थी। इस समय उस दूसरे कमरे को लाने से क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? इस तरह का एक संदेह रोहित के दिमाग में उठने के अलावा नहीं रह सका। रहस्यमय त्वचा का कागज ने जवाब नहीं दिया और शांति तीसरी बार छा गई। कोई और चेतावनी या नई जानकारी सामने नहीं आई। या क्या ये है कि ये जानकारी फिलहाल तुम जो प्रकट कर सकते हो उसकी सीमा है? एक लंबे इंतजार के बाद अभी भी कोई जवाब नहीं आया। रोहित ने महसूस किया कि इस तरह की धमकी अब ज्यादा प्रभावी नहीं थी। रहस्यमय त्वचा का कागज अधिक प्रकट करने के लिए तैयार नहीं था। शायद यह महसूस कर रहा था कि समय से पहले जानकारी साझा करने से रोहित को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह इसके बजाय इस जानकारी का उपयोग मजबूत बनने और धीरे धीरे इसके नियंत्रण से फिसलने के लिए कर सकता है। रहस्यमय त्वचा के कागज पर उतना निर्भर नहीं हो सकता जितना उसने अनुमान लगाया था। ऐसा लगता है कि मैं बस यही जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन एक एहतियात जोड़ने के लिए मैं तुम्हें पहले दफना दूंगा। अगर मैं वास्तव में मार दिया जाता हूं क्योंकि तुमने मेरा हेरफेर किया है तो अपने बाकी जीवन के लिए दफनाए जाने के लिए तैयार रहो। ये कहने के बाद रोहित ने त्वचा का कागज एकत्र किया और इसे बक्से में वापस रख दिया। पूरे समय त्वचा के कागज ने कोई बदलाव नहीं दिखाया और यह अनिश्चित था कि इस अंतिम धमकी का कोई प्रभाव पड़ा या नहीं। उपयोगी हो या नहीं, रोहित ने पहले ही इस तरह से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। उसने भूत क्षेत्र खोला और त्वचा के कागज को सीधे 10,000 मीटर की गहराई में भेज दिया। फिर उसने अपने पैरों के नीचे की जगह को चिन्हित कर दिया ताकि अवसर मिलने पर इसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सके। मैं कल पुराने घर का दौरा करूंगा। रोहित ने बाहर आसमान को देखा। वह देर रात को नहीं जाना चाहता था, ये सोचते हुए कि सुबह तक इंतजार करना बेहतर था जब कम से कम दृश्यता बेहतर होगी, भूत आंखों पर निर्भर रहने की अनावश्यक बर्बादी के बिना। रोहित, तुम किससे बात कर रहे हो? खाने का समय हो गया है। मैंने कुछ व्यंजन बनाए हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हें पसंद आएंगे या नहीं, मानसी ने कहा उस पल उसके पास पहुंचते हुए। ऐसा लगा कि वह रोहित के साथ वहां रहने की योजना बना रही थी। ठीक है, अभी आ रहा हूं। रोहित ने विभिन्न कमरों की जांच की, ये सुनिश्चित करते हुए कि विचित्र वस्तुएं सभी सामान्य थीं, इससे पहले कि वह सहज महसूस करे और नीचे चला जाए। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए एक दैनिक जांच। मैंने तुम्हारी कार को मरम्मत के लिए ले लिया है, इसमें लगभग 3 दिन लगेंगे, लेकिन पेंट मूल फैक्ट्री वाला नहीं होगा, मानसी ने कहा। रोहित ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, जब तक ये काफी करीब है। जैसे ही वह अपना भोजन करने गया, गहराई भूमिगत 10,000 मीटर गहरे दबे सुनहरे बक्से के भीतर शांत रहस्यमय त्वचा का कागज ने पाठ की एक पंक्ति दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत सावधान है। एक अच्छा अवसर खोने के बाद वह धीरे धीरे मेरे नियंत्रण से भागना शुरू हो गया है। यह अच्छा नहीं है। शायद मुझे उससे अलग होने पर विचार करना चाहिए। अगले दिन रोहित घर से निकल गया और कुछ सोच विचार के बाद उसने त्वचा के कागज पर जानकारी के मार्गदर्शन का पालन करने और प्राचीन गणतंत्र युग के घर के दूसरे कमरे की जांच करने का फैसला किया।
अपनी वर्तमान स्थिति के साथ उसने कुछ आत्मविश्वास हासिल कर लिया था, भले ही उसे अज्ञात आतंक का सामना करना पड़े, वह पूरी तरह से निश्चित नहीं होगा। हरीशपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर छोड़ने के तुरंत बाद उसने हरीशपाल को अपनी पत्नी के साथ आवासीय परिसर के अंदर टहलते हुए देखा, जहाँ उनका सामना एक ऐसे समूह से हुआ जो पत्रकारों जैसा लग रहा था जो साक्षात्कार आयोजित कर रहे थे। हरीशपाल अधीर लग रहा था, लेकिन वह पत्रकारों की इस टीम द्वारा उलझ गया था। मैंने पहले ही कहा है कि मैं साक्षात्कार स्वीकार नहीं करता। जयपुर शहर में इतने सारे लोग हैं, अगर तुम्हारे पास सवाल हैं तो किसी और से पूछो। मुझे कुछ नहीं पता, उसने कोई भी जानकारी प्रकट करने से इनकार कर दिया। माइक्रोफोन पकड़े हुए और साक्षात्कार के लिए जिम्मेदार रिपोर्टर एक सफ़ेद शर्ट में सजी हुई एक महिला थी, जिसमें नाजुक मेकअप, एक सुंदर आकृति और आश्चर्यजनक सुंदरता थी। श्रीमान हरीशपाल, मैं बस आपसे कुछ बहुत ही साधारण सवाल पूछ रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप उनसे बचेंगे नहीं, ठीक है? महिला रिपोर्टर ने दृढ़ता दिखाई, हार मानने से इनकार कर दिया। उसके पीछे एक कैमरा उसके हर कदम का पीछा कर रहा था। हरीशपाल किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि इस पत्रकार ने कुछ संवेदनशील विषयों को पूछकर शुरुआत की थी। बड़ी घटना अभी अभी समाप्त हुई थी, वह कैमरे के सामने कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, यही वजह थी कि वह उनसे बच रहा था। रोहित के शब्दों को सुनकर हरीशपाल ने तुरंत कहा, रोहित, तुम्हारी टाइमिंग सही है। इन पिछले कुछ दिनों से रिपोर्टरों के कई समूह समुदाय में आ रहे हैं। ये सबसे परेशान करने वाला बैच है, क्या तुम उनसे निपटने का कोई तरीका सोच सकते हो? आखिरकार कुछ सवाल हैं जिन्हें मेरे लिए संभालना अच्छा नहीं है। बस इन रिपोर्टरों को भगा दो, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत क्यों है? मुझे वास्तव में कुछ काम है, रोहित ने कहा। हरीशपाल पास आया और फुसफुसाया, ये लोग कुछ विशेष विषय पूछकर शुरुआत करते हैं जैसे कि वे कुछ जानते हों। वे भूखे भूत की घटना को निशाना बना रहे हैं और फोटोग्राफी का प्रभारी व्यक्ति एक विदेशी है। मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है, तो उन्हें और भी भगाया जाना चाहिए, रोहित ने कहा। मुझे पता है, लेकिन कैमरा चल रहा है। अगर मैं कोई कदम उठाता हूं, तो क्या मैं ये तथ्य प्रकट नहीं कर दूंगा कि मैं एक भूत जादूगर हूं? अगर यह वीडियो वायरल हो जाता है तो क्या ये भयानक नहीं होगा? हरीशपाल ने कहा। तो तुम्हें उसकी चिंता है, रोहित ने कहा। वास्तव में, जबकि अब सामान्य घटनाएं अधिक बार हो रही थीं, यहाँ तक कि भूखे भूत की घटना भी इंटरनेट पर हंगामा मचा रही थी, कुल मिलाकर स्थिति अभी भी स्थिर थी। क्षमा करें श्रीमान, क्या आप यहाँ के निवासी हैं? मैं एक रेडियो स्टेशन से एक रिपोर्टर हूँ, क्या मैं आपसे पहले पूछ सकती हूँ, क्या आप मानते हैं कि जयपुर शहर में धुंध की घटना वास्तव में रासायनिक प्रदूषण के कारण हुई थी, या जैसा कि इंटरनेट पर अफवाह है, क्या यह एक असामान्य घटना थी? ग्लैमरस महिला पत्रकार रोहित के पास दौड़कर आए और पूछा। रोहित ने कैमरे को देखा और उसे करीब आने के लिए इशारा किया। कैमरा जूम करो, पास में एक कर्मचारी ने कहा। रोहित ने कहा, यह एक निजी क्षेत्र है और गुवानजियांग आवासीय परिसर अभी तक बिक्री के लिए नहीं खुला है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस जगह को छोड़ सकते हैं। अन्यथा मेरे पास आपको बाहर निकालने का अधिकार है। श्रीमान, प्रेस की स्वतंत्रता हर देश का अधिकार है। मेरा मानना है कि आम जनता को इस रहस्यमय घटना का असली चेहरा जानने का अधिकार है। आप हमारे साक्षात्कार को अस्वीकार करते हैं, आपको चुप्पी बनाए रखने के लिए क्या मजबूर करता है? क्या वास्तव में यहाँ कोई अविश्वसनीय असामान्य घटना हो रही है? कुछ ऑनलाइन रहस्य मंच जयपुर शहर में घटना पर चर्चा कर रहे हैं जिसे भूत आंख रोहित के रूप में जाने जाने वाले एक विशेष व्यक्ति द्वारा संभाला जा रहा है। क्या आपको उस बारे में कोई जानकारी है? उसने आक्रामक ढंग से दबाव डालते हुए पूछा। अस्वीकार किए जाने की परवाह बिल्कुल नहीं की। हरीशपाल सही था, ये रिपोर्टर एक समस्या थे। वे सामान्य सड़क साक्षात्कारों की तरह कुछ नहीं, सीधे संवेदनशील सवाल पूछने आए, गुवानजियांग आवासीय परिसर में कुछ जांचने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ। रोहित ने एक शब्द भी नहीं कहा, आगे बढ़ा, कैमरा छीन लिया और फिर उसे दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। कैमरा जोरदार धमाके के साथ जमीन पर टकराया और टूट गया। यह असाधारण ताकत, जो अविश्वसनीय लग रही थी, उसके लिए बुलाना मुश्किल नहीं था। ओह नहीं, कैमरा पकड़े हुए लंबे विदेशी व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। तुमने हमारा कैमरा क्यों तोड़ा? उनके साथ आए एक कर्मचारी ने चौंककर और गुस्से में कहा। रोहित ने शांत ढंग से कहा, मैं नुकसान की भरपाई करूंगा। मुझे एक आंकड़ा दो और मैं अपने अकाउंटेंट से तुम्हें भुगतान करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है कि तुम जाओगे। मैं इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। रिपोर्टर के सवाल पर प्रतिक्रिया करते हुए इस सज्जन ने गुस्से में हमारा कैमरा नष्ट कर दिया। क्या ये मानव स्वभाव का विकृतीकरण है या नैतिकता में गिरावट?
जयपुर शहर की धुंध घटना के पीछे क्या भयानक सामग्री छिपी हुई है कि हर कोई बोलने से इनकार कर रहा है। मैं रिपोर्टर सू सैन हूँ, तुम्हारे लिए ऑडियो रिपोर्ट जारी रखती हूँ। रिपोर्टर ने एक रिकॉर्डर पकड़े हुए अपनी ऑडियो रिपोर्ट जारी रखी। परेशान करने वाला है ना? हरीश पाल ने बगल से लाचारी से मुस्कुराया। वास्तव में काफी परेशान करने वाला है। क्या आजकल के पत्रकार सभी इतने समर्पित हैं? फिर भी अगर तुम साक्षात्कार जारी रखने पर जोर देते हो तो मैं तुम सभी को आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा डालने के आरोप में जबरन निष्कासित कर सकता हूं, रोहित ने कहा जैसे ही उसने एक पिस्तौल निकाली और हवा में एक चेतावनी शॉट दागा। बैंक टिल्ड ग्लैमरस रिपोर्टर नाम की सू सैन चौंक गई, जबकि उसके पीछे के विदेशियों ने लानत है कहा और जल्दी से अपनी कमर पर हथियारों के लिए पहुंचे। ओह, कब से रिपोर्टरों को बंदूकें रखने का अधिकार है? रोहित हंसा जब उसने ये देखा। अगर वह वास्तव में एक रिपोर्टर होता तो वह बस उन्हें भगा सकता था। आखिरकार कोई वास्तविक कार्रवाई करना सही नहीं होता, वे सिर्फ साधारण लोग थे और उसे उन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यह एक अलग कहानी थी जब इन लोगों ने सीधे अपनी बंदूकें निकाल लीं। ये निश्चित रूप से एक नियमित समाचार टीम नहीं थी। जिस तरह से तुम में से हर एक ने अपनी बंदूकें निकाली, उससे न्याय करते हुए तुम मुझसे कहीं ज्यादा पेशेवर हो, प्रशिक्षित होना चाहिए, है ना? तुम कुछ हद तक उन किराए के सैनिकों के समान दिखते हो जिनसे मेरा सामना पहले हुआ है। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित टीम, एक या दो शौकिया पत्रकारों के साथ, ऐसे संयोजन के साथ, मेरे पास ये संदेह करने का हर कारण है कि तुम जासूस हो। रोहित ने उन पर नजर डाली। लाइन में 5 लोगों में से 3 ने अपनी बंदूकें निकाल ली थीं, जबकि अन्य 2 अनभिज्ञ और भयभीत लग रहे थे, अपने सिर को अपने हाथों में लिए जमीन पर झुक रहे थे। जयपुर शहर में संकट अभी अभी हटा और कुछ ताकतें पहुंचने के लिए इंतजार नहीं कर सकी, है ना? रोहित ने कहा, लेकिन जल्द ही वह हंसा। नहीं, ये सही नहीं है। अगर तुम वास्तव में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे होते तो तुम्हें हथियारों से खुद को सशस्त्र करने की जरूरत नहीं होती। तुम ऐसी शौकिया गलती नहीं करते। मुझे अनुमान लगाने दो, तुम सशस्त्र हो, निश्चित रूप से खतरे से खुद को बचाने के लिए, और गुवानजियांग आवासीय परिसर में एकमात्र खतरा एक व्यक्ति लगता है, भूताख रोहित, जो यहाँ रहता है। तो असली कारण यह है कि तुम साक्षात्कार को एक आवरण के रूप में उपयोग कर रहे हो, जिसका लक्ष्य मुझसे संपर्क बनाना, मेरी जानकारी इकट्ठा करना है। उसने एक साहसिक अनुमान लगाया, इस बीच इन लोगों के भावों को देखते हुए। उसके अनुमान ने उसे निराश नहीं किया। बंदूकों वाले तीनों के चेहरे एक पल में बदल गए। महोदय, ये सब एक गलतफहमी है। कोई तुम्हें एक गेंद में आमंत्रित करना चाहता है और हमें तुम्हें निमंत्रण पहुंचाने के लिए भेजा गया था। एक रिपोर्टर के वेश के बिना हम जयपुर शहर में घूम नहीं सकते थे, कैमरा पकड़े हुए विदेशी ने कहा। उसका चेहरा गंभीर था और अजीब चीनी में बोल रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? तुम काफी अच्छी चीनी बोलते हो, रोहित ने कहा। टेरी, विदेशी ने जवाब दिया। बैंक टिल्ड, रोहित ने एक शॉट दागा, एक गोली उसकी पैंट के क्रॉच के पास से सनसनाती हुई निकल गई। क्षमा करें, मेरा निशाना बहुत अच्छा नहीं है। मेरा मतलब तुम्हारे पैर पर निशाना साधना था, लेकिन मैं चूक गया। मुझे गेंदों में रुचि नहीं है क्योंकि मैं नाच नहीं सकता, इसलिए मुझे तुम्हारा निमंत्रण अस्वीकार करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक और निमंत्रण देना चाहूंगा। क्या तुम जयपुर शहर की जेल के बारे में जानने में रुचि रखते हो? टेरी इतना डर गया था कि उसका दिल धड़कना भूल गया और उसका हाथ सहज रूप से अपनी बंदूक की ओर बढ़ा, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई करने की इच्छा को जबरदस्ती दबा दिया। इस आदमी को बंदूक की नोक पर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वास्तव में वह राक्षसों के वश में हो गया था। महोदय, आपको इस पर विचार करना चाहिए, ये तुम्हारे अपने भले के लिए है, टेरी ने जोर दिया। अगर तुम अपने हथियार नीचे रखते हो और आत्मसमर्पण करते हो तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और दयालु व्यवहार कर सकता हूं, अन्यथा अगली गोली तुम्हें ढूंढ सकती है, रोहित ने कहा। हालांकि वह समझ गया कि कुछ ताकतें उससे संपर्क क्यों करना चाहती थीं, वे एक औपचारिक निमंत्रण क्यों नहीं दे सकते थे। इस तरह से चुपके से घूमना काफी अशोभनीय था। क्या वे नहीं जानते थे? मुझे लगा कि तुम वास्तव में रिपोर्टर हो, पता चला कि यह सब तुम्हारे लिए था। ठीक है, मैं इससे बाहर हूं, तुम इसे खुद संभालो। मैं नाश्ता करने जा रहा हूं, हरीश पाल ने कहा, अपनी भयभीत पत्नी के साथ जाने के लिए तैयार। क्या तुम मेरी मदद नहीं करने जा रहे हो? रोहित ने उसकी ओर वापस देखा। हरीश पाल ने जवाब दिया, तुम्हारी लाश इकट्ठा करने में मदद करूं। कृपया, मेरी पत्नी यहीं देख रही है। यह एक मामूली बात है, तुम इसे खुद संभाल सकते हो। इतना कहकर वह पीछे मुड़े बिना चला गया। कुछ साधारण लोगों से निपटना रोहित के लिए कुछ नहीं था, आत्माओं का कोई भी नियंत्रक उनसे परेशान नहीं होगा।
ये लोग स्पष्ट रूप से इन कुछ तुच्छ व्यक्तियों को भेजकर यहाँ एक पतन लेने के लिए तैयार थे। वास्तव में कोई विकल्प नहीं, मैंने पुलिस को बुलाया है। रोहित ने फिर भी रिपोर्ट करने का फैसला किया। परेशानी होने पर याओ याओ लिंग को बुलाओ। उसे विश्वास था कि ये लोग निश्चित खुफिया मूल्य रखते हैं और उसने कैप्टन अभिजीत को उनसे पूछताछ करने देने का फैसला किया।